दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे राजनीतिक दल और इससे जुड़े हुए तमाम इश्यू को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप टीम GCSIS का 180 PDF और उसके वीडियो को देखकर जा सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक दल के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल एक राजनीतिक संस्था होती है जो चुनाव संबंधी चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करती है और शासन संबंधी कार्यों को संचालन करती है। राजनीतिक दल से जुड़े हुए कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो सबसे पहले यही लिखिएगा जो बोले हैं, बाकी PDF में लिखा है। अब है कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए राजनीतिक दल के दो प्रकार हैं, एक क्षेत्रीय दल है और एक राष्ट्रीय दल है, राज्य स्तरीय दल व्यवहार में। और राष्ट्रीय दल वह दल होता है जिसका विस्तार जो है राष्ट्रीय लेवल पर होता है, राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और क्षेत्रीय दल एक ऐसा दल है जिसका विस्तार जो है क्षेत्र विशेष स्थानीय होता है। लेकिन तकनीकी रूप से अगर राष्ट्रीय दल की परिभाषा है तो राष्ट्रीय दल वह दल होता है जो चुनाव आयोग के जो निर्धारित शर्तें हैं वह पूरा करता है, तो उसको राष्ट्रीय दल जो है कहा जाता है। कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा करना पड़ता है, PDF में लिखा हुआ है। और क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दल वह दल है जो चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करता है। और वह शर्त क्या है PDF में लिखा है, उसको याद कर लीजिएगा। और अगर देखेंगे भारत में राजनीतिक दलों की विचारधारा, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि समाज में लोगों के विचार अलग अलग होते हैं। लोग अपने विचारों के आधार पर एक दूसरे से बटे होते हैं। इसी से किसी प्रकार की विचारधारा की उत्पत्ति होती है। जिस तरीके से समाज में अलग अलग लोगों की विचारधारा अलग अलग होते हैं, उसी तरीके से जो विभिन्न राजनीतिक पार्टी की जो विचारधारा होती है वह भी अलग अलग होती है। तो भारत के राजनीतिक दलों में देखेंगे तो दो तरह की विचारधारा पाई जाती है, एक वामपंथी विचारधारा, एक दक्षिणापंथी विचारधारा। तो वामपंथी विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है जिसको आपको जानना है। एक ऐसी विचारधारा है जो समाजवादी नीतियों का समर्थन करता है। क्या करता है? समाजवादी नीतियों का समर्थन करती है। और वे जो है यथास्थिति में बदलाव का समर्थन करता है। जो पुरातन व्यवस्था है उसमें बदलाव चाहता है, समझ रहे हैं। और आर्थिक नीतियों में वो समाजवाद को जो है समर्थन करता है। और जो दक्षिणापंथी पार्टी है वह पूंजीवादी नीतियों में विश्वास करता है। और वह जो है जो प्राचीन विरासत है, कल्चर है, उसको बनाए रखना चाहता है। वह यथास्थिति में किसी प्रकार की बदलाव नहीं करना चाहता है। वह राष्ट्रवाद का समर्थन करता है। वह देश की गौरव की बात करेगा। और आर्थिक जगत में देखेंगे तो पूंजीवाद का समर्थन करता है और अर्थव्यवस्था पे सरकार के नियंत्रण का विरोध करता है। तो भारत में यही दो विचारधारा है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस या जितने भी राजद, जदयू, भाजपा, सपा, BSP है, वह वामपंथी पार्टी है। CPI ये सब। और भाजपा जो है दक्षिणापंथी पार्टी है। तो जब भी भाजपा सत्ता में आती है तो देखते होंगे कि वह निजीकरण को बढ़ावा देने लगती है, पूंजीवाद को। वह प्राचीन गौरव की बात करने लगेगा, मंदिर की बात करने लगेगा, चीज़ें जो है राष्ट्र की गौरव की बात, राष्ट्रवाद की बात करने लगेगा। जो भारत के प्राचीन मूल है उसको बनाए रखने का प्रयास करेगा। लेकिन वही कांग्रेस आता है तो मंदिर की बात नहीं करता है, वो नवीन विचारों की समर्थन करता है, बदलाव का समर्थन करता है। लेकिन भाजपा बदलाव का समर्थन न करके यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करता है, क्योंकि उसकी विचारधारा और राष्ट्रवाद पर जो है। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ है कि भारत के राजनीतिक दलों में की विचारधारा में जो है जो अंतर था
और समाप्त हो गया। आर्थिक विचारधारा दोनों पार्टियों के, वामपंथी विचारधारा और दक्षिणापंथी विचारधारा, दोनों के आर्थिक नीतियों में क्या हुआ है कि अंतर जो है समाप्त हो गया है। 1991 के बाद वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीति अपनाई गई थी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति। इसके बाद कोई भी सत्ता भारत में आती है, कोई भी पार्टी, अगर कांग्रेस आया, भाजपा आया, दोनों की आर्थिक नीति यही है, पूंजीवाद ही है, और क्षेत्रीय पार्टी का भी यही है। तो दोनों विचारधाराओं के जो आर्थिक नीति है, समझ रहे हैं, उसमें एकरूपता आ गया है। लेकिन अभी भी जो है, हालांकि वामपंथी नीति पार्टी विचारधारा में अभी भी समाजवाद से प्रेरित रहता है। हालांकि बीजेपी भी समाजवाद से प्रेरित है, वो भी जो है फ्री में लोगों को राशन देता है, सिलेंडर देता है, बहुत सारा वेलफेयर का जो है काम करता है बीजेपी भी। तो यह स्थिति है। लेकिन यही है कि बीजेपी यथास्थिति को बनाए रखना है। अगर कोई भारत की पारंपरिक जो है, मान ली जाति व्यवस्था है, तो बीजेपी जो है जाति व्यवस्था को बनाए रखने की नीति पर काम करेगा। लेकिन वही जो है कांग्रेस क्या है, इसको समाप्त करने की बात करेगा। क्योंकि यथास्थिति में जो भारत की जो प्राचीन कल्चर है, उसको बनाए रखने की नीति का समर्थन दक्षिणापंथी करता है, और वामपंथी क्या करता है कि इसको जो है इसमें बदलाव चाहता है। तो ये स्थिति है विचारधारा के। लेकिन दोनों विचारधारा में जो आर्थिक नीति है, उसमें एकरूपता आ गया है। अब हम भारत के राजनीतिक दलों की विशेषता देखेंगे, और इसी विशेषता के आधार पर आपको पता चलेगा। सबसे पहले बहुदलीय पद्धति देखेंगे भारत में। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था बहुदलीय पद्धति पर आधारित है। भारत में बहुदलीय पद्धति की स्थापना की गई है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरह यहाँ दो दल नहीं है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। और अगर आप देखेंगे तो 2023 के अंत तक भारत में 6 राष्ट्रीय दल, 56 से अधिक राज्य स्तरीय दल, 2796 जो है गैर पंजीकृत राज्य स्तरीय दल जो है रहा है, गैर पंजीकृत जो है दल है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि भारत में जो दल है वो बहुदलीय व्यवस्था है। आखिर भारत में और हाल के वर्षों में राजनीतिक दलों की संख्या में वृद्धि हुई है। तेजी से नए नए राजनीतिक दल जो है, क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ी है। तो आखिर तेजी से क्षेत्रीय दलों की संख्या क्यों बढ़ी है, इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है, उसमें नेताओं को अगर सम्मान नहीं मिलता है, समझ रहे हैं, तो वे पार्टी छोड़कर अपना राजनीतिक दल बना लेता है। अब जैसे हाल में उपेंद्र कुशवाहा जदयू में थे, सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिए। पप्पू यादव, सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिए। लोजपा एक रामविलास है, एक लोजपा और है पशुपति पारस का, लोजपा में सम्मान नहीं मिला, अपना पार्टी बना लिया। ममता बनर्जी एक समय कांग्रेस में थी, उसको सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिया। शरद पवार एक समय जो है कांग्रेस में थी, सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिया। जदयू, नीतीश कुमार स्वयं राजद में थे, मतलब जनता दल में थे, सम्मान नहीं मिला, लालू यादव जो है राजद बना लिया, नीतीश कुमार जदयू बना लिया। चंद्रशेखर जो है उत्तर प्रदेश में, ये भी किसी न किसी पार्टी में ही रहा है, अब सम्मान नहीं मिला, अपना जो है राजनीतिक पार्टी बना लिया। तो जब भी किसी नेता को सम्मान नहीं मिलता है, वो अपना जो है उस पार्टी में अपना राजनीतिक दल जो है बना लेता है। पहला कारण। दूसरा कारण राजनीति में जाति की भूमिका। जाति की भूमिका बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों की संख्या पैदा हुई है। क्योंकि जाति के कारण क्या हुआ कि लोगों को जो है जोड़ना आसान हो गया है, लोगों का समर्थन प्राप्त करना आसान हो गया है जातीय अस्मिता को उछालकर। और गठबंधन की राजनीति है, एक दो विधायक सांसद भी अगर जीत जाएगा तो सत्ता में बार्गेनिंग करने का उसको अवसर मिल जाता है। दूसरा कारण उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत के सभी राज्यों का विकास एक समान नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ है, कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं। पिछड़े क्षेत्र के नेता क्या करते हैं, पिछड़े क्षेत्र के नेता पहले जो है विकास का नारा देकर लोगों को आकर्षित करते हैं, और फिर जो है जब समर्थन विकास का नारा देकर लोगों को आकर्षित करेगा, और फिर बाद में वो राजनीतिक पार्टी बना लेता है। तो यह स्थिति है क्षेत्रीय असंतुलन।
सब कारणों से भारत में तेजी से राजनीतिक पार्टी जो है और गठबंधन का सरकार है चला है। गठबंधन की सरकार से एक दो समर्थन, एक दो विधायक भी जीत गया तो सत्ता में भागीदार हो जाता, जैसे जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, देखे थे ना, उन सबको चर्चित विधायक था और सरकार में भागीदार था। एनडीए में भी बहुत छोटे छोटे 40 से ऊपर पार्टी है, रामदास अठवाले का भी पार्टी है, तो आसान हो जाता है, पार्टी बना लेता है। तो बहुदलीय पत्ती, और बहुदलीय पत्ती के कुछ नुकसान भी है। और बहुदलीय पत्ती में क्या होता है, किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं मिल पाता है, गठबंधन सरकार की दौड़ होती है, अल्पमत का सरकार बनता है, उसके बाद राजनीति में सौदेबाजी शक्ति को बढ़ावा मिलता है, जो लोकतंत्र के लिए संसदीय व्यवस्था का क्षरण होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ति का क्या होता है, हास होता है। तो ये स्थिति है। अब हम लोग देखेंगे एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती। भारत में राजनीतिक दलों की विशेषता देखेंगे, पॉइंट आपको याद लिखना होगा। अब एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती भारत में आप देखेंगे तो लंबे समय से तक एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती रही है। मतलब जो भारत की जो बहुदलीय व्यवस्था है उसमें एक दल डोमिनेंट है, बाकी छोटे छोटे दल जो है उसमें जो है उसके घटक है। अब देखिए 1967 तक कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी थी, एक दल की प्रधानता रही है। फिर बीच में कुछ समय जो है एक दल की प्रधानता वाली समाप्त हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय एक दल की कांग्रेस की जो है प्रधानता रही है। उसके बाद जो है 1990 से लेके, और अगर आप देखेंगे तो 2004 तक, 1990 से 2004 तक देखेंगे तो कोई भी पार्टी जो है किसी भी पार्टी की प्रधानता नहीं रही है, सब पार्टी की अपनी अपनी जो है रही है। फिर 2004 से लेके 2014 तक बहुत सारे पार्टी मिलकर जो है सरकार में रही है, लेकिन 14 से लेके अब तक जो है एक दल की प्रधानता वाली जो है बीजेपी की सरकार है नरेंद्र मोदी के समय। तो भारत में एक दल की प्रधानता वाली जो है बहुदलीय पत्ती है, बहुत से दल है। अब इसके है कि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था में कि क्या क्या स्थिति है, इसके लाभ नुकसान जो है देखेंगे। आप दलीय पत्ती में एक व्यक्ति की प्रधानता, एक व्यक्ति का अब देखिए एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती, इसके पीछे क्या कारण है इसको देखना जरूरी है। अब एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती के भारत में कारण, जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय तक भारत में एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती जो है रही है। तो उसके सबसे बड़ा कारण क्या है, देखिए नेता व्यापक जनाधार। अब क्या हुआ है कि एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पत्ती के कारण जो है, यानी केंद्र में क्या है कि एक दल हमेशा जो है बड़ा रहा है और एक दल ही डोमिनेंट रहा, जो बीजेपी हो या कांग्रेस का भी। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, आप देखेंगे कि जो राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी या कांग्रेस, इसका जनाधार बहुत व्यापक रहा है, अखिल भारतीय रहा है, अखिल भारतीय जनाधार है इसके पास। इसका जो है संगठन जो है पूरे राज्य भर में है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का संगठन स्थानीय स्तर पर है। जैसे जदयू है तो उसका पूरे बिहार में न होकर कुछ क्षेत्रों तक है, मान लीजिए पूरे बिहार में ही, लेकिन भाजपा का तो कई राज्य तक न है। एक बड़ा कारण है राष्ट्रीय दलों की मजबूत स्थिति। अब देखिए राष्ट्रीय दलों की मजबूत वित्तीय स्थिति, राष्ट्रीय दल की वित्तीय स्थिति काफी स्ट्रांग है। वो अपने वित्तीय जो है अपने संसाधन के बल पे पूरे भारत में लोकसभा, राज्यसभा का, विधानसभा का चुनाव लड़ता है, जबकि क्षेत्रीय दल की वित्तीय स्थिति कमजोर है, वो अपने क्षेत्र तक ही सीमित हो जाता है, इसलिए उसकी प्रधानता हो जाती है और पूरे भारत में जो चुनाव लड़ता है, पूरे भारत में उसके संगठन है,
स्वाभाविक है कि वो बड़ी पार्टी बनेगी। उसके बाद राष्ट्र का नेतृत्व करने की क्षमता, ऐसा माना जाता है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होता है उसमें वो राष्ट्र का नेतृत्व करता है, उसका अप्रोच जो है राष्ट्रीय होता है, वो राष्ट्र की विदेश नीति, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की एकता अखंडता के प्रति जो है वह प्रतिबद्ध होता है। और क्षेत्रीय दलों के जो इशू होते हैं वो स्थानीय क्षेत्र का विकास होता है। क्षेत्रीय दलों की कमजोर वित्तीय स्थिति भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब क्षेत्रीय दल की वित्तीय स्थिति कमजोर होती है जिसका उनका विस्तार नहीं हो पाता है। अब विस्तार नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि जो केंद्र में है, जो जिसकी वित्तीय स्थिति मजबूत है, उसका अखिल भारतीय विस्तार होगा। ऐतिहासिक कारण भी है। अब देखिए, भारत की स्वतंत्रता आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था। जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस के प्रति लोगों की सहानुभूति थी। उस सहानुभूति के आधार पर कांग्रेस लंबे समय तक जो है देश पर राज किया है। आज भी जो है बीजेपी के बाद दूसरा सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। करिश्माई व्यक्ति भी जो है एक दल की प्रधानता में। अब क्या हुआ है कि नेहरू के समय जवाहरलाल नेहरू स्वयं करिश्माई व्यक्ति थे, वो पूरे देश से समर्थन जुटा पाते थे। इंदिरा गांधी का पूरा देश भर में लोकप्रियता था, समझ रहे हैं। अभी जो है अटल बिहारी वाजपेयी, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी का भी लोकप्रिय था, लेकिन उनका जो है उस समय बहुत सारे दल सरकार में था। नरेंद्र मोदी, पूरे देश में जो है लोकप्रियता है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लोकप्रियता है। तो करिश्माई व्यक्ति के कारण भी जो है क्या होती है कि वो पार्टी जो है चुनाव जीत जाता है। अब नरेंद्र मोदी देखिए, तो ये स्थिति है। अब हम लोग इसके जो है क्या एक दल की प्रधानता वाली सरकार की क्या प्रभाव है, अब प्रभाव हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो सकारात्मक प्रभाव में सरकार का गठन होता हो जाता है। अब जो दल, अगर मान लीजिए एक दल की प्रधानता वाली जो बड़ी दल है वह क्या करता है, छोटे छोटे दलों को मिलाकर सरकार का निर्माण कर लेता है। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता, जो एक दल की प्रधानता होने से वह पार्टी क्या करता है कि राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देता है। राष्ट्रीय मुद्दों पर उसका एकाधिकार होता है। मान लीजिए कांग्रेस अब बीजेपी सत्ता में है, विदेश नीति, राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर जो है उसका एक अधिकार होता है, वही संचालन करता है। और छोटे छोटे दल होता है वो उसका क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, संपूर्ण राष्ट्र का विकास के बारे में सोचता है राष्ट्रीय पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी पूरे देश के विकास के बारे में सोचता है, राष्ट्रीय एकता अखंडता को जो है मजबूत करता है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव में क्या होता है, क्षेत्रीय दलों के विकास में बाधा। एक बड़ी पार्टी होती है, क्या करती है कि वह क्षेत्रीय दलों के लिए काल हो जाता है। अब बीजेपी के सामने में जितने भी छोटे छोटे पार्टी है सबको निकल जाता है। क्षेत्रीय दलों के विकास में जो राष्ट्रीय पार्टी बाधा पैदा करता है। उसके बाद विपक्षी दलों के सरकारों की उपेक्षा। एक दल की प्रधानता वाली सी सरकार होती है, वह क्या करती है कि दूसरे विपक्ष राज्यों में अगर विपक्षी पार्टी की सरकार है तो उसका उपेक्षा करती है। राष्ट्रीय और एक दल की जो प्रधानता वाली सरकार होती है, जो बड़ा दल होता है, वह विदेश नीति, एक राष्ट्रीय एकता अखंडता सुरक्षा पर जो है क्षेत्रीय दलों से राय भी नहीं देता है। तो राष्ट्रीय मुद्दों को पर जो है उसका एकाधिकार होता है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग अगला देखेंगे, अब एक दल की प्रधानता देखिए। अब दूसरा पॉइंट है, आज हम इसी से पढ़ा लिए हैं कहीं की दलीय पत्ती में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता। अब भारत के दलीय पत्ती में देखेंगे राजनीतिक दलों में तो एक व्यक्ति की सर्वोच्चता रही है। और कांग्रेस को ले लीजिए, लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू की प्रधान सर्वोच्चता रही है। उसके बाद इंदिरा गांधी की सर्वोच्चता रही है। अभी भाजपा में एक समय अटल बिहारी वाजपेयी का जो है बोलबाला था, अभी जो है नरेंद्र मोदी का बोलबाला है। राजद में देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव जो है लंबे समय तक, आज भी एक क्षेत्र है राजद का, लेकिन तेजस्वी यादव भी उभरे हैं। नीतीश कुमार जदयू का सर्वे सर्वा है। सपा का अखिलेश यादव जो है, मुलायम सिंह यादव जब थे, माननीय मुलायम सिंह यादव, तो वो बोलबाला थे।
माननीय अखिलेश जी जो है देखेंगे आज उनकी जो है बीएसपी में बसपा, आज कांग्रेस में क्या है, सर्वे सर्वा सोनिया गांधी है, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा है, भाजपा में आज जो है नरेंद्र मोदी सर्वे सर्वा है, झामुमो में जो है हेमंत सोरेन जो है सर्वे सर्वा है। तो भारत में लंबे समय तक दलीय पस्ती में क्या हुआ है कि एक व्यक्ति की सर्वोच्चता रही है और एक व्यक्ति की सर्वोच्चता के कई जो है नफा नुकसान हुआ है। अब क्या नफा नुकसान हुआ है अब देख लीजिए। अब अब प्रश्न है कि एक दल की दलीय पस्ती में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता का क्या नफा नुकसान हुआ है, इसको देखना है। अब सबसे पहले क्या है, करिश्माई व्यक्तित्व। आखिर दलीय पस्ती में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता क्यों रही है? को लंबे समय तक कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वर्तमान में सोनिया गांधी, भाजपा में एक समय था अटल बिहारी वाजपेयी, आज नरेंद्र मोदी, राजद में लालू यादव, जदयू में नीतीश कुमार, सपा में आज अखिलेश यादव, बसपा मायावती। एक व्यक्ति की एक दलीय पस्ती में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता का एक बहुत बड़ा कारण है करिश्माई व्यक्तित्व। जो जवाहरलाल नेहरू थे या नरेंद्र मोदी है या लालू प्रसाद यादव है या नीतीश कुमार है या अखिलेश यादव, ये सब जो है करिश्माई व्यक्तित्व है, करिश्माई व्यक्तित्व है, समझ रहे हैं। और खास करके नेहरू और नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, लालू यादव की बात कीजिए, मुलायम सिंह, ये सब करिश्माई व्यक्तित्व थे। ये जनता से समर्थन जुटा पाते थे, समझ रहे हैं, इसलिए पार्टी में सर्वोच्च है। अब एक व्यक्ति की प्रबलता के कारण क्या हुआ है कि ये ऐसे नेता है जो एक बार बोलेंगे तो कार्यकर्ता जो है बिना कुछ सोचे समझे इनकी बातों को जो है मानने के लिए तैयार रहता है। ये जो कहते हैं उस पर कार्यकर्ता विश्वास करता है। उसके बाद जो है स्वच्छ छवि भी इसके पीछे जिम्मेदार है। स्वच्छ छवि, एक अगर किसी दल में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वह व्यक्ति करिश्माई है, उसकी छवि स्वच्छ है, ताकि अधिक से अधिक लोग जो है उस पर विश्वास कर रहा है, संगठन पर उसकी पकड़ रही है। राजनीतिक दलों के संगठन पे, उस दल के संगठन पे, तो नीतीश कुमार के संगठन में पकड़ नहीं है तो जो है देखिए अभी जो है ललन सिंह को हटा के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया है ना। सामाजिक आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य, अब नीतीश कुमार जो है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है, लालू यादव महत्वपूर्ण कार्य किए सामाजिक न्याय के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी की संगठन में पकड़ है, स्वच्छ छवि भी है, करिश्माई व्यक्तित्व है, सामाजिक आर्थिक प्रशासनिक क्षेत्र में अनुभव है और जनता को जोड़ने वाला कला है। लालू यादव भी जनता को जोड़ने वाला कला, लालू यादव में क्या था, वो जनता की भाषा में बात करते थे, जनता की भाषा में। नरेंद्र मोदी क्या है, जनता की भाषा में बात करते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं बोलते हैं लेकिन वो जनता की भाषा में बात करते, इसलिए जो है उनका फैन फॉलोइंग पूरे देश के लोग हैं। और ऐतिहासिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, 3-4 काम तो ऐसा किए हैं जो देश उनको याद किया जाए करेगा। लालू यादव भी देखिए, लालू यादव भी अपने जीवन में कुछ ऐतिहासिक काम किए हैं। और इंदिरा गांधी, नेहरू, आज तो जितना स्कूल कॉलेज है सब नेहरू का दिन है, सब नेहरू का दिन है। नेहरू जो है स्वतंत्र भारत का नींव जो है रखा है। आज जितने हिम्स राउल किला भिलाई देख रहे हैं सब नेहरू का दिन है। तो ये स्थिति है, जनता को जोड़ने की कला होनी चाहिए, जनता को जोड़ने की कला और जाति की भूमिका भी जो है दल की पत्ती में। अब मान लीजिए लालू यादव को देखिए, पूरा यादव को वोट मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं यह स्थिति है, समझ रहे हैं, जाति की भूमिका। कई बार क्या होता है कि वो जाति विशेष लोग भी जो है समर्थन कर देता है। तो हम तो भारत के किसी भी नेता को खराब नहीं करते हैं, सबका अपना अपना रोल है, सबका। बिहार के श्री कृष्ण बाबू को देखिए, बिहार के विकास में उनका ही बहुत बड़ा योगदान है। तो दलीय पस्ती में एक व्यक्ति की सर्वोच्चता के कारण आप देख लीजिए। अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखेंगे इसके क्या प्रभाव पड़ा है। वाह, वो खाली आपको पॉइंट याद करना है, पॉइंट याद कर लीजिएगा ना, काम चल जाएगा।
अब जो है एक व्यक्ति की सर्वोच्चता का क्या प्रभाव है। सबसे पहले सकारात्मक देखेंगे, सभी निर्णयों पर उसका प्रभाव रहता है। आज देखिए एक दल की पार्टी में भाजपा को ले लीजिए, भाजपा में आज नरेंद्र मोदी की सर्वोच्चता है। आज नरेंद्र मोदी की सर्वोच्चता के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बन गया, एमपी के मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव बन गया, अरुण साव जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन गए। उन्हीं का जो है एक व्यक्ति की सर्वोच्चता के तो पार्टी के सभी निर्णयों पर उसका नियंत्रण रहता है। और राजद के सभी निर्णयों पर जो है लालू यादव का नियंत्रण है। जदयू पार्टी के सभी निर्णयों पर नीतीश कुमार की जो है नियंत्रण है। सपा में देखिए, सपा के सभी निर्णयों पर जो है अखिलेश यादव का नियंत्रण है। आज कांग्रेस के सभी निर्णयों पर सोनिया गांधी का जो है निर्णय है। पार्टी में अनुशासन, अब एक व्यक्ति की सर्वोच्चता होने से क्या होता है, पार्टी में अनुशासन बना रहता है, कंट्रोल करता है वह पूरे पार्टी को, और जनमुखी नीतियों को क्रियान्वयन करता है, जनता से जुड़ी हुई नीतियों को प्राथमिकता देता है। लालू यादव अपने समय में, नीतीश कुमार देखिए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना करा दिए, सामाजिक न्याय के साथ विकास योजना की शुरुआत किए। नरेंद्र मोदी जो है सबके घर में रसोई सिलेंडर, बिजली, जनधन योजना के तहत खाता खुलवा दिए, शौचालय बनवा दिए, 5 किलो अनाज फ्री में दे रहे हैं। कांग्रेस आया, सोनिया गांधी मनरेगा ला दिया था और आज भी मनरेगा चल रहा है, समझ रहे हैं। NFS के तहत खास सुरक्षा अधिनियम के तहत भोजन के अधिकार, कानूनी अधिकार जो सोनिया गांधी दिलवा दिया सबको। तो जनमुखी नीतियों को क्रियान्वयन किया है। साहसिक निर्णय, अब एक व्यक्ति की सर्वोच्चता होती है तो निर्णय साहसिक होता है। नरेंद्र मोदी साहसिक निर्णय लेते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व को मजबूती मिलता है। अब सरकार में अगर यह व्यक्ति सरकार में आता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो जो संसदीय शासन व्यवस्था की जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है उसको मजबूती मिलता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत ही कहता है कि अगर मंत्रिपरिषद एक बार निर्णय ले लिया है तो सरकार में शामिल सारे मंत्री उससे बन जाते हैं। जो भी विरोध है पार्टी के अंदर है, दल के भीतर है, दल के बाहर नहीं होनी चाहिए, यह स्थिति है। अब एक दल की सर्वोच्चता नहीं होती है पार्टी में एक आदमी का, तो क्या होता है कि सबके विपरीत हो जाता है। और नकारात्मक प्रभाव क्या होता है, अगर सारे चीजों पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण हो तो वह लोकतांत्रिक नहीं हो पाता है, क्योंकि वह जनता से राय विचार नहीं लिया जाता है, पार्टी के अन्य कार्यकर्ता संगठन से राय विचार नहीं लिया जाता है। अब मुख्यमंत्री जो है मोहन लाल यादव को बना दिया गया था। मोहन यादव को किसका पसंद था, नरेंद्र मोदी का। वो विधायक से भी पूछा भी नहीं गया था। अगर संसदीय शासन व्यवस्था में नियम क्या है कि विधानसभा के सदस्य जो है हर राजनीतिक पार्टी की, जिस राजनीतिक पार्टी के अधिक विधायक जीत के आए हैं, वे सारे विधायक एक जगह बैठ के अपने जो है अपने में से एक नेता चुनते हैं। लेकिन यह नेता कौन चुन रहा है, नरेंद्र मोदी। राजस्थान के भाजपा विधानमंडल के जितने भी विधायक थे, संसदीय शासन व्यवस्था में नियम है कि सारे विधायक एक जगह बैठ के अपने नेता का चुनाव करते हैं। वही नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता। लेकिन यह नेता का चुनाव कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी। लोकतांत्रिक नहीं है। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, सीधे चुन लिए जाते हैं। नियम है, अगर आप ब्रिटेन में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, तो वहां पर पार्टी में जो है चुनाव होता है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए चुनाव होता है कि पार्टी में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। अगर ये होगा तो उस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक, पहले उससे वहां जीतना पड़ता है। यह स्थिति है। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति की सर्वोच्चता है, जिसको मन है उसको जो है पार्टी अध्यक्ष बना दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, मुख्यमंत्री बना दिए। और जब एक व्यक्ति का पार्टी में नियंत्रण रहता है तो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का विकास होता है, एकात्मक व्यवस्था हो जाती है। संघ राज्य में जो है एकात्मक व्यवस्था है। अब मान लीजिए जो है बीजेपी की सरकार जो है एमपी में भी है और दिल्ली में भी है, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र में भी है। अब सारे निर्णय जो है क्या होता है कि अब दिल्ली से लिए जाएंगे।
तो केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्ति का विभाजन वो धुंधला हो जाएगा। राज्य के भी निर्णय जो है केंद्र द्वारा, राज्य में कौन मुख्य सचिव बनेगा, कौन डीजीपी बनेगा, किसको कौन मंत्रालय मिलेगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, सब दिल्ली तय करेगा, केंद्र तय करेगा। इससे क्या होता है कि जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका संचालन ठप हो जाता है, एकात्मक व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि सारे निर्णय तो केंद्र से लिए जा रहे हैं। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम डायग्राम से ही आज देख रहे थे, थोड़ा सा उसको कभी काल जो है इसको भी देख लेना जरूरी है। हालांकि जो है ऐसा कम ही करेंगे। राजनीतिक दलों में विभाजन की और विघटन की प्रवृत्ति, आज भारत के सभी राजनीतिक दलों में प्राय विभाजन और विघटन की प्रवृत्ति पाई जाती है। सभी राजनीतिक दलों में हमेशा अभी जो है शिवसेना का विभाजन हुआ, एक नाथ शिंदे जो है पार्टी बना के अपना जो है महाराष्ट्र का सरकार चला रहा है। तो यह स्थिति है। उसके बाद राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव। आज भारत में राजनीतिक दलों की जो नीतियां है और कार्यक्रम है उसमें भेद का जो है अंतर समाप्त हो चुका है। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कहा कि हम 500 में सिलेंडर देंगे, बीजेपी कहा कि हम 450 में देंगे। फ्री में वो भी वादा किया और कांग्रेस फ्री में वादा किया, आम आदमी पार्टी फ्री में वादा किया। तो भारत में राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है, जो कार्यक्रम है, उसमें अंतर समाप्त हो चुका है। आर्थिक नीतियों में तो एकात्मकता है ही, एकरूपता है ही, बाकी इधर की जो भी पॉलिसी है उस सब में जो है एकरूपता आ गई है। भारत के राजनीतिक दलों में 1991 के बाद उसके कार्यक्रम, उसकी नीतियों में जो है अंतर समाप्त हो गया है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, अवसरवादिता की प्रवृत्ति है। भारत के सभी राजनीतिक पार्टियों में देखेंगे तो अवसरवादिता की प्रवृत्ति है। सभी राजनीतिक पार्टी में जो है अवसरवादी जो है व्यवस्था है। अब क्या हुआ कि हर राजनीतिक पार्टी में जो है क्या हुआ है कि देखे होंगे जहां फायदा मिलता है लोग जो है दूसरे दलों में निकल जाते हैं। दूसरे जो है ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के जो है उनका भी पार्टी है सोलदेव समाज। पहले कुछ समय तक भाजपा में थे, फिर वो भाजपा में थे, फिर भाजपा से जो है मंत्री पद छोड़कर वो सपा में आए, फिर सपा को छोड़कर जो है वो भाजपा में चले गए हैं। नीतीश कुमार को ले लीजिए, कुछ समय तक वो भाजपा के साथ थे, फिर कांग्रेस राजद के साथ गए, फिर भाजपा के साथ, फिर जो है राजद की सरकार है के साथ है। तो यह स्थिति है। आंतरिक गुटबंदी देख लीजिए, हर राजनीतिक पार्टी में आंतरिक गुटबंदी है। आज जेडीयू में देख लीजिए आंतरिक गुटबंदी है, देख लीजिए गुटबंदी हो रहा है ना, एक ग्रुप बन गया हुआ है। शिवसेना में ग्रुप बन गया था, भाजपा में भी गुटबंदी है, राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पर भी देख लीजिए व्यापक गुटबंदी है। अब नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, इस सब का अलग गुट है, और जो नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, उसका अपना जो है। हालांकि नरेंद्र मोदी का तो पूरा पार्टी में पकड़ है। तो यह स्थिति है भारत दलीय व्यवस्था में। अब इसकी विशेषता तो आप देख लिए। अब भारत में दलीय व्यवस्था की जो है हम भारत में राजनीतिक दलों की समस्या क्या है इसके बारे में अब देखना है। भारत में राजनीतिक दलों की समस्या क्या है? जाति और सांप्रदायिकता। आज भारत में जो है सारे राजनीतिक दल समझ रहे हैं जाति और संप्रदाय के आधार पे चुनाव जीतने के लिए जाति और संप्रदाय का सहारा लेते हैं। अब देखते होंगे सभी राजनीतिक दल में। भाजपा देख रहे संप्रदायवाद, मंदिर, हिंदुत्व, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। कांग्रेस जो है देख लीजिए कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। तो आज हर राजनीतिक पार्टी जो है जाति और संप्रदाय के आधार पर चुनावी सभा करते हैं, चुनाव में टिकट का वितरण करते हैं, चुनाव में उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। और हर राजनीतिक पार्टी में जो है आज लोकतंत्र का अभाव है। पार्टी में अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी में क्या टिकट लेना है या पार्टी में कोई पद लेना है तो पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस पार्टी की जो नेता होता है उसके प्रति निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको राजद में कोई पद लेना है
तो राजद के प्रति आप समर्पित होंगे उससे मतलब नहीं है। लालू यादव, तेजस्वी यादव के प्रति आपको समर्पण होना होगा। जदयू में अगर आप कोई पद लेना है तो नीतीश कुमार का विश्वास जीतना होगा। तो आज आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है और पार्टी का जो चुनाव होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी का, वो उस पार्टी में कौन प्रदेश अध्यक्ष बन गया, कौन महासचिव बना, कौन प्रदेश उपाध्यक्ष, बताओ पार्टी के नीचे के कार्यकर्ता को पता नहीं होता है। उसको निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। किसको टिकट मिलेगा उसको नहीं बताया जाता है, ऊपर से आ जाता है कैंडिडेट। कब पार्टी का चुनाव हो रहा है, लोकसभा पार्टी में जो है पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा, महाप्रदेश महासचिव का चुनाव कब होगा, ये किसी को पता नहीं होता है। अपने मन चुन लिए जाते हैं, अपने कार्यकर्ता से भी नहीं पूछे जाते हैं। न पार्टी के भीतर जो है नियमित चुनाव होता है, न पार्टी के पास जो है अपने जो है कार्यकर्ताओं की एक्चुअल संख्या पता होता है। तो हर पार्टी में क्या होता है, अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उसका चुनाव जो है सीधे आपको पता चल गया कि जेपी नड्डा अध्यक्ष बन गए हैं। जदयू में तो कम से कम एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ है, प्रस्ताव हुआ है, लोग जो है नॉमिनेट किए हैं। लेकिन नियम क्या है कि अगर किसी पार्टी में किसी प्रदेश अध्यक्ष है या राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो उस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, सदस्य है, सारे मिलकर उसको करना चाहिए वोटिंग के द्वारा या ध्वनि मत से, सबको इकट्ठा करके। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, एक अपने से मनोनीत कर दिया जाता है पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है। अब नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का बैठक हुआ था, राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष बन गए। तो हालांकि परिषद का बैठक हुआ और परिषद के सभी सदस्य जो है मिलकर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। लेकिन बीजेपी और दूसरे पार्टी में तो ऐसा होता भी नहीं है, सीधे ऊपर से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ जाता है, महासचिव बन जाता है और उसके कार्यकर्ता को पता ही नहीं है। उसके बाद जो है आज सभी पार्टियों में वंशवाद की प्रवृत्ति है। सभी पार्टियों में आप देख रहे होंगे, चाहे राजद हो, और वंशवाद की प्रवृत्ति में एक चीज है कि राष्ट्रीय पार्टी की अपेक्षा अब तो नेहरू के कांग्रेस में भी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वंशवाद। राजद में देख रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, सपा में, भाजपा में भी है भाजपा में भी राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, इसी तरह के भाजपा के कई नेता है जो वंशवाद जो है चल रहा है। अपने बेटा भी है चुनाव में, पिता भी है, बेटा को भी टिकट मिला है। तो आज हर पार्टी में वंशवाद की स्थिति है और राजनीति में अपराधीकरण, भारत में राजनीतिक दलों की जो है एक बहुत बड़ा ट्रेंड है राजनीति में अपराधीकरण। अब एक प्रश्न है कि भारत में वंशवाद की राजनीति है, इसके लाभ और नुकसान को देख लीजिए थोड़ा सा। लाभ और नुकसान को देखना जरूरी है। प्रधानता वाली तो देख ही लिए हैं, ये क्षेत्रीय दल है। पीडीएफ को ही आज ओपन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर वंशवाद की राजनीति का जो है क्या नुकसान है और लाभ है, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। वंशवाद की राजनीति के नकारात्मक पक्ष और सकारात्मक पक्ष जो है हम जो है देख रहे हैं। अब वंशवाद की तो समझ गए क्या क्या है। अब देखिए वंशवाद की जो है क्या राजनीतिक पक्ष है। प्रशासन की कार्यकुशलता, प्रसर प्रताप। मान लीजिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही व्यक्ति के बेटा है तो फिर पिता है तो बेटा है, बेटा है तो पोता है। अगर ये आ रहा है तो उसकी दक्षता प्रभावित होती है। जरूरी नहीं कि पिता के पास कौशल है तो बेटा के पास भी कौशल होगा, राजनीतिक कौशल होगा, चतुराई होगा। सचिन तेंदुलकर महान क्रिकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो बेटा है उसका नाम भी बहुत अच्छा है, तेंदुलकर कोई है, और खेल में जो है सफल नहीं हुआ।
तो जरूरी नहीं है कि पिता अगर बहुत ज़्यादा जो है चतुराई कौशल जानता है, स्किल है, तो बेटा में भी वो स्किल हो। अगर मान लीजिए बेटा को मुख्यमंत्री बना दिए या मंत्री पद बना दिए, तो प्रशासन की कार्यकुशलता पर असर पड़ेगा, क्योंकि उसके पास जो है दक्षता नहीं होती है। अब इसके कारण क्या होता है कि मान लीजिए जो है राजनेता अपने जो है बेटा को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, मंत्री बना दिया, अब इससे उसके पास अनुभव नहीं होता है, विधायक सांसद का टिकट दे दिया, उसके पास अनुभव नहीं होता है, इससे अनुभवहीन लोग सत्ता में पहुंच जाते हैं। आपको जो लिखना है आंसर में इतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। हम तो समझा रहे हैं सरल शब्दों में आपको समझने के लिए। लोकतंत्र के विरुद्ध है। अब मान लीजिए जो है वंशवाद के कारण, क्या वंशवादी राजनीति के कारण अब जो है ट्रांसफर इतना राजतंत्र हो गया, लोकतंत्र परिवार तंत्र में बदल जा रहा है। राजा है तो उसका बेटा भी राजा होगा, बेटा है तो उसका भी बेटा राजा होगा। तो लोकतंत्र के विरुद्ध है। लोकतंत्र जो है समानता की गारंटी देता है, चुनाव की गारंटी देता है। तो ये स्थिति है। उसके बाद पार्टी के निर्णयों में कार्यकर्ता की कोई भूमिका नहीं होती है। वंशवाद की राजनीति के कारण क्या होता है कि एक ही व्यक्ति जो अपने बेटा को बना रहा है, पोता को बना रहा है, बेटी को बना रहा है, और उसकी पार्टी पर पकड़ होती है। इसमें कोई कार्यकर्ता की भूमिका नहीं होती है। लोकतंत्र परिवार तंत्र में बदल जाता है। आंतरिक लोकतंत्र की उपेक्षा होती, कोई चुनाव न पार्टी का नहीं होता है। ये कुछ लाभ भी है इसका। अब लाभ क्या है, तो लाभ में देखेंगे तो दल में अनुशासन और शक्ति बना रहता है। मान लीजिए लालू यादव है, लालू यादव के कारण क्या है कि राजद में अनुशासन और पावर बना हुआ है। दल में गुटबंदी, अब राजद में कोई गुटबंदी नहीं कर सकता है। दलों में बिखराव, विघटन की संभावना कम होती है। भाजपा में जो है बिखराव नहीं होगा। हालांकि भाजपा में तो सब लोगों को मौका मिलता है, तो क्षेत्रीय दलों में ये प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देती है। तो यह प्रभाव आप देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। हाँ, राजनीतिक दलों की समस्या। अब विकल्पहीनता की स्थिति भी है भारत में। अब देखिए भारत में देखेंगे तो मतदाताओं के पास विकल्पहीनता की स्थिति है। क्या होता है कि एक ही उम्मीदवार जो है, क्या होता है, कभी इस भाजपा से चुनाव लड़ जाता है, कभी राजद से चुनाव लड़ जाएगा। मतदाता के पास विकल्प ही नहीं होते हैं किसी नए उम्मीदवार को हम चुनाव जिताए। मान लीजिए किसी एक पार्टी से कोई कार्यकर्ता क्या कि इस्तीफा दे दिया, कोई नेता, फिर उसको दूसरी पार्टी से टिकट मिल जाता है, फिर आपके पास वही आ जाएगा। तो मतदाताओं के पास विकल्पहीनता की स्थिति है। उसके बाद जितने भी दल है सबका विचारधारा एक हो गया है। विचारधारा के स्तर पे भी जो है, अगर कोई नेता, कोई आम मतदाता अगर चाहता है कि मुझे इस विचारधारा के नेता को, पार्टी को वोट देना है, तो विचारधारा ही नहीं है, सबका विचारधारा एक ही है, आर्थिक नीति। तो ये स्थिति है। तो मतदाताओं के पास जो है विकल्प नहीं है भारत में। और जातीय सांप्रदायिकता तो आप जानते ही, इसी पॉइंट हो ही गया है। तो यह स्थिति है भारत में राजनीतिक दलों की। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब एक दल की देख लिए, और अब क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण हम लोग देखेंगे। भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के क्या कारण है, इसको क्वेश्चन बार बार आता है, इसको देखना बहुत जरूरी है। भारत में क्षेत्रीय दलों के उदय के सबसे बड़ा कारण है दलों में आंतरिक लोकतंत्र की उपेक्षा। अगर क्या हुआ है, पहले बोले हैं कि भारत के राजनीतिक दलों में क्या होता है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, प्रवक्ता, इस सब का चुनाव होता है एक व्यक्ति द्वारा, या पार्टी के जो प्रमुख लोग हैं, नेता है, वही चुनाव कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो पार्टी के अंदर योग्य लोग होते हैं उसकी उपेक्षा होती है। अगर अब कहीं भी किसी की उपेक्षा होगी तो वे निश्चित रूप से नाराज होकर वो पार्टी छोड़ देंगे, और नाराज होकर पार्टी छोड़कर वो क्या करते हैं, नया पार्टी बना लेते हैं। एक समय था कांग्रेस में ममता बनर्जी को सम्मान नहीं मिला, वो पार्टी बना लिया,
शरद पवार को सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिया। पप्पू यादव को सम्मान नहीं मिला राजद में, पार्टी बना लिया। उपेंद्र कुशवाहा को सम्मान नहीं मिला, वो पार्टी बना लिया। जीतन राम मांझी को सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिया। तो जब भी किसी पार्टी में अगर किसी को सम्मान नहीं मिलता है, वह अब जैसे वाईएस कांग्रेस, जगनमोहन रेड्डी कांग्रेस में था, उसको सम्मान नहीं मिला, पार्टी बना लिया। अब इसमें क्या होता है कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र की, अगर मान ली राजनीतिक दलों के जो चुनाव है, पार्टी होता है ना, एक राजनीतिक संस्था है राजनीतिक पार्टी, उस राजनीतिक पार्टी का के विभिन्न पदाधिकारियों को अगर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से अगर होगा तो किसी को उपेक्षा ही नहीं होगी। सब लोग मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का, महासचिव का अगर चुनाव लड़ते हैं तो किसी को कोई नाराजगी नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो एक व्यक्ति द्वारा नामित किए जाते हैं तो उपेक्षा तो होगा ना। टिकट के वितरण में जो है किसी से सलाह नहीं लिया जाता है, सीधे दे दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, आंतरिक लोकतंत्र की उपेक्षा से पार्टी बन जाता है। क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति, अब देखिए बहुत सारे भारत में क्या है, लालू यादव देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, बिहार का विशेष राज्य, क्षेत्र विशेष की अस्मिता को उभार कर लोग पहले क्या करते हैं, क्षेत्र विशेष भावनात्मक रूप से लोगों को एकजुट करते हैं, और जब लोग एकजुट हो जाते हैं तो राजनीति पार्टी बना लेता है। क्षेत्रीय दलों के गठबंधन की राजनीति, जब से भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत हुई है तब से एक एक विधायक का एमपी का महत्व बढ़ गया है। अब लोग सोचने लगे हैं, नेता लोग जो है अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। अब किसी तरीके से जो है अपने जाति के आधार पर पार्टी बना लेते हैं। एक दो एमपी भी अगर जीत गया, एक दो विधायक बन गया तो बार्गेनिंग करने लगते हैं, सत्ता में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी हो जाती है। अब अभी 7 दलों का सरकार है बिहार में, तो यह स्थिति है। तो गठबंधन की राजनीति से भी लोगों में दल बनाने के लिए लोग जो है क्षेत्रीय दल बनाने के लिए प्रेरित हुए हैं। राजनीति में जाति के प्रभाव, जाति का बढ़ता हुआ प्रभाव के कारण क्या हुआ है कि लोगों को आकर जोड़ना आसान हो गया है। मान लीजिए किसी की जाति अधिक है, तो जाति अधिक है तो अपने राजनीतिक पार्टी बना के अपने जाति को इकट्ठा कर सकता है और उससे बार्गेनिंग कर लेगा एक दो विधायक जीत के। क्षेत्रीय विषमता के कारण भी जो है क्या हुआ, राजनीतिक पार्टी का उदय हुआ, इसके बारे में बता दिए हैं। भारत में क्षेत्रीय पार्टी के उदय के पीछे केंद्र राज्य विवाद है। केंद्र राज्य विवाद में भी बहुत ऐसे मुद्दे आए हैं जिससे नए पार्टी की स्थापना हुई है क्षेत्रीय दलों की। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब एक प्रश्न है कि आखिर क्षेत्रीय दलों के प्रभाव क्या है, हम इसको जो है एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसके क्या महत्व है वह देखना है। आज हम बिल्कुल पीडीएफ का डायग्राम बता रहे हैं। पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ है। आज क्षेत्रीय दल क्या हुआ है, क्षेत्रीय दल के दबाव में आज जो है क्षेत्रीय नेता क्या करता है, क्षेत्रीय दल बना लिया, विकास का नारा देकर लोगों को आकर्षित किया। तो अपने क्षेत्र के दबाव में साथ ही साथ क्षेत्रीय दलों के दबाव में जो राष्ट्रीय दल होता है, जो सरकार होती है, उसको विकास संबंधी कार्य को भी करना पड़ता है। इससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ भी है। अब लालू प्रसाद यादव द्वारा मधेपुरा में रेल इंजन, सारण में रेल फैक्ट्री बनाना, ये क्या है, कहीं ना कहीं क्षेत्र का विकास हुआ है। तो पिछड़े नेताओं के दबाव में, मतलब क्षेत्रीय दलों के दबाव में जो है क्या हुआ है, पिछड़े क्षेत्रों का दबाव भी हुआ है। अब मान लीजिए जो है जदयू जो है विशेष राज्य का दर्जा जो है की मांग कर रहा है। अब विशेष राज्य का दर्जा के भाजपा दे देगी तो समर्थन दे देगा, तो विशेष राज्य का दर्जा देगा तो क्या होगा, बिहार का विकास होगा कि नहीं। अच्छा, बिहार को विशेष पैकेज मिला था 15 में, जदयू समर्थन किया था। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय दलों के, छोटे छोटे दलों के दबाव में सरकार क्या करती है, विशेष सुविधा, विशेष योजना, विशेष राशि आवंटन करती है, जिससे क्षेत्र का विकास होता है। आज क्षेत्रीय दलों का ही प्रभाव रहा कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है।
ये क्षेत्रीय दल क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो राज्यों की स्वायत्तता है उसकी रक्षा किया है। आप ममता बनर्जी थोड़ा भी केंद्र जो है उस राज्य की शक्तियों पर हमला करता है, अब सीबीआई के माध्यम से, ईडी के माध्यम से राज्य की शक्तियों पर, स्वायत्तता पर तुरंत जो है आवाज बुलंद करती है। तो क्षेत्रीय दलों के दबाव में राज्यों की स्वायत्तता की भी रक्षा हुई है। संघात्मक शासन व्यवस्था के तहत जो राज्यों को स्वायत्तता मिला है, उस स्वायत्तता पर थोड़ा भी चोट पहुंचता है तो क्षेत्रीय दल जो है आवाज करने लगते हैं। अब देखिए, केंद्र से अनुदान बिहार सरकार को नहीं मिल रहा है 15वें वित्त आयोग का, पंचायती राज का। इसको लेकर बिहार सरकार भी आवाज उठा रहा है। बिजली के दरों को लेकर जो है बिहार सरकार नाराज है कि दूसरे जो विकसित राज्य है वहां सस्ते दरों पर बिजली दी जा रही है और बिहार पिछड़ा है तो उसको महंगे दरों पर। उसके बाद केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर रोक लगा है। अब क्षेत्रीय दलों के प्रभाव, क्षेत्रीय दलों का ही उदय का परिणाम रहा कि अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय दल भी सत्ता में आ गए हैं। जैसे सपा सरकार में रही है, अभी जदयू सरकार में है। तो अलग अलग दलों की केंद्र और राज्यों में सरकार होती है। जो केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, मानी केंद्र में जो है, केंद्र ही जो है राज्य का निर्णय ले रहा है, राज्य शासन का, उस पर रोक लगता है। क्योंकि अलग अलग पार्टी की सरकार है तो अपने अनुसार जो संविधान द्वारा जो शक्ति दी गई उसके अनुसार शासन चला रहा है। अब मध्य प्रदेश का शासन और बिहार का शासन दोनों में अंतर होगा। मध्य प्रदेश केंद्र के निर्देश से चलेगा, लेकिन बिहार केंद्र के निर्देश से नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी क्षेत्रीय दल की सरकार है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी की सरकार है, भाजपा का दोनों जगह सरकार है, इसलिए वहां केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होगी। लेकिन बिहार में, बंगाल में ऐसा नहीं होगा। मनमर्जी से शासन चलाएगा। जो संविधान प्रदत्त जो स्वायत्ता है उसके अंतर्गत क्षेत्रीय दलों का कारण क्या हुआ है, शासन कार्यों में अधिक से अधिक जो है बहुदलीय व्यवस्था कायम हुआ है। बहुदलीय व्यवस्था शासन कार्यों के निर्णय जो है लोकतांत्रिक हुए हैं। अब एक दल के निर्णय, अब बहुत सारे दल मिलकर निर्णय लेंगे तो निर्णय क्षण कराते हैं, जिससे लोकतंत्र को भी मजबूती मिली है। राज्यों में संघीय व्यवस्था का संचालन हुआ है। अलग अलग केंद्र राज्यों में सरकार होने से संघीय व्यवस्था का सफल परीक्षण हुआ है। शक्ति और नेतृत्व सत्ता का भी केंद्र। आज क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी में क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टी में नेता ऊपर से आते हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी के नेता स्थानीय होता है, कम पढ़ा लिखा होता है। मतलब पढ़ा लिखा अब तो सब भारत शिक्षित हो गया है, स्थानीय होता है। इससे क्या होता है कि स्थानीय लोगों को भी जो है सत्ता में, प्रशासन में भागीदारी का मौका मिलता है। अब जीतन राम मांझी के बेटा ले लीजिए, राजद बहुत लोगों को विधायक बना दिया। ऐसे ही जो है क्षेत्रीय पार्टी, ऐसे ही विधायक एमपी बन गया आरजेडी से, एक समय था। तो सत्ता का क्या हुआ है, विकेंद्रीकरण हुआ है। अब राष्ट्रीय पार्टी रहता तो राष्ट्रीय पार्टी में तो ऊपर से ना आता, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी में तो क्षेत्र विशेष के लोग ही जो है सांसद विधायक बनते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है ना। संघात्मक शासन एक क्रियान्वयन हुआ है। अब नकारात्मक प्रभाव क्या है, राष्ट्रीय कानूनों को पारित करने में दिक्कत होती है। अब जब क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनती है, क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर, तो आप देखते होंगे राष्ट्रीय कानून को पारित करने में अमेरिका से जो है 1, 2, 3 डील हुआ था। उस समय जो है बहुत सारे क्षेत्रीय दल सरकार से बाहर आ गए थे। तो जब भी क्षेत्रीय पार्टी के मिलाकर जो है सरकार बनती है केंद्र में, भाजपा को पूर्ण बहुमत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को, कांग्रेस को जो पूर्ण बहुमत नहीं थी अपना, बहुत सारे छोटे दल थे, तो उस समय विधेयकों को पारित करने में जो है दिक्कत होती है। केंद्र राज्य विवाद पैदा होता है। अब केंद्र में अलग पार्टी है और राज्य में जो है राज्य में क्षेत्रीय दल है, केंद्र में राष्ट्रीय दल की सरकार है। अब इससे अलग अलग पार्टी की सरकार है। इससे क्या होता है, केंद्र राज्यों में विवाद पैदा होता है। आए दिन पश्चिम बंगाल केंद्र, बिहार सरकार केंद्र, कभी राम जन्मभूमि, माता सीता की जन्म स्थली के पुनर्विकास को लेकर, कभी बिजली के दरों को लेकर, कभी अनुदान को लेकर, कभी एम्स की स्थापना को लेकर विवाद बिहार सरकार, भारत सरकार में हो रहा है। अब देख रहे हैं दल बदल को बढ़ावा मिल रहा है।
अब देखिए क्षेत्रीय दलों की सरकार होने से दल बदल को बढ़ावा मिलता है, और अल्पमत और स्थिर सरकार का गठन हो रहा है। बहुत सारे क्षेत्रीय, अब अधिक क्षेत्रीय दल होने के कारण किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, वोट बंट जाता है। बिहार में देखिए किसी एक पार्टी को बहुमत मिल रहा है, 2005 से लेकर अब तक जो है कोई एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल है, मतदाता का वोट बंट चुका है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में। गठबंधन सरकार का निर्माण होता है। राजनीति में धर्म, अब क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है, राजनीति में वोट बैंक प्राप्त करने के लिए धर्म के मुद्दे, जाति के मुद्दे, संप्रदाय के मुद्दे उछालता है। हालांकि ये तो अब राष्ट्रीय पार्टी भी ऐसा कर रही है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इसको जो है बढ़ावा देती है। इसके बाद राजनीति में अपराधीकरण होगा। अब 2 पॉइंट और है, लास्ट ही है। तो अब जो है देख लीजिए, आप देख लिया जाए, सौदेबाजी शक्ति को बढ़ावा मिला है। अब क्षेत्रीय पार्टी जो है 1-2 विधायक क्षेत्रीय पार्टी को जो है जीत जाता है, और वो सरकार में शामिल होकर कभी अच्छा मंत्रालय लेकर विभाग लेकर, कभी नियुक्ति को लेकर, केंद्र में अगर केंद्र की सरकार में शामिल है तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, विशेष आर्थिक पैकेज को लेकर, कोई कारखाना स्थापना को लेकर, अब बढ़िया मंत्रालय को लेकर कि हमको रेल मंत्रालय मिलना चाहिए, हमको जो है वित्त मंत्रालय मिलना चाहिए, रक्षा मंत्रालय मिलना चाहिए, सौदेबाजी होती है। साथ ही साथ छोटी पार्टी अगर सरकार में है, 1-2 सांसद है, तो राष्ट्रीय पार्टी को लोग राज्यसभा में, लोकसभा में विधेयकों पर समर्थन प्राप्त करने के लिए सौदेबाजी करता है। राष्ट्रीय निर्णयों में खींचातान होता है, और संसदीय सिद्धांत की अवहेलना होती है। अब क्षेत्रीय पार्टी अगर सरकार में है तो उसका अपना टिप्पणी होगा। अब देखिए अभी कुछ समय पहले आरजेडी में भी देख रहे हैं कि राजद के प्रवक्ता अलग बोलता है, जदयू के प्रवक्ता अलग बोलता है। कुछ समय जीतन राम मांझी की सरकार में थी, हम का अपना स्टेटमेंट था। तो संसदीय सिद्धांत देखिए, संसदीय सरकार में क्या नियम क्या है सिद्धांत का, अगर सरकार में जितनी भी पार्टी शामिल है, अगर सरकार कोई निर्णय ली है तो सारे पार्टी उस निर्णय से बंध जाते हैं। सारे पार्टी का कर्तव्य है, जो भी सरकार में है, उस नीति का समर्थन करना, उसके विरोध में बोलने का, उसको विरोध में बोलने से क्या होता है कि संसदीय सिद्धांत की जो है हास होता है। अब बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाया है, मुख्यमंत्री निर्णय ही नहीं ले पाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय, यूपीए 1-2 के समय बहुत सारे पार्टी जो है सरकार में थी, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब क्या हुआ था, खींचातान हो रहा था, प्रधानमंत्री निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि एक जगह कोई भी निर्णय लेना है तो सारे दलों, घटक दलों से समर्थन, सलाह मशविरा से निर्णय लिए जाते हैं। इसमें काफी विलंब होती है, कुछ दल असहमति जाहिर करते हैं। तो संसदीय सिद्धांत की जो है अवहेलना होती है। जब भी क्षेत्रीय दलों, बहुत सारे दलों की मिलाकर सरकार बनता है, क्षेत्रीय दलों की मिलाकर, तो क्या होता है कि सबका स्टैंड अपना अपना होता है। नियम कहता है कि अगर सरकार में जितने घटक दल है, सब सरकार जो भी निर्णय लेती है, सारे दल उससे बंध जाते हैं, सारे दल बंध जाते हैं। लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी सरकार के विरोध में लोग बात करते हैं। यही तो संसदीय सिद्धांत के हास है, सिद्धांत की अवहेलना होती है। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को कवर किए। अब हम आगे जो है चर्चा करेंगे। आज एक बार ट्राई करके देखें, ऐसे ही ऐसा नहीं होगा तो वीडियो पर लिख कर ही बताएंगे, है ना।